कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी किसान भाइयों का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप सभी को गंदरू भाई की तरफ से जोहार और झुमकी बहन के तरफ से भी आप सभी किसान भाइयों को जोहार। और झुमकी बहन, हम अपने कार्यक्रम की ओर चलें? हाँ बिल्कुल चलें। तो किसान चलिए। भाइयों, हम लोग चलते हैं, देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। ग्रामीण क्षेत्र के हाट बाजार में कोल्ड स्टोरेज स्थापना की योजना। राज्य में 5 नई सिंचाई परियोजनाओं को 3 साल में पूरा करने का लक्ष्य। बरसाती भिंडी के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं वर्षा उपहार। अब समाचार विस्तार से। राज्य बागवानी मिशन की ओर से ग्रामीण इलाकों में सब्जियों के भंडारण के लिए 50 मीट्रिक टन क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेज स्थापना की योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत चुने गए ग्रामीण क्षेत्र के 5 हाट बाजार में कोल्ड स्टोरेज की स्थापना की जाएगी। तो कोल्ड चेन एक पूरा डेवलप हो, इसके लिए आसपास के 5 हाटों को नियरली 2.9 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से ईच 2.9 करोड़ ईच के इन्वेस्टमेंट से उसको मॉडर्नाइज करने का हमने एक डीपीआर तैयार करवाया है, जिसमें क्लीनिंग, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग के लिए प्लेटफॉर्म डेवलप किए जाएंगे। इसके साथ 50 मेट्रिक टन का एक कोल्ड रूम भी होगा, जिससे कि सब्जियों का भंडारण किया जाए। झारखंड सरकार राज्य में 5 नई सिंचाई परियोजना शुरू करने जा रही है। ये है तिलैया सिंचाई योजना, डोमनी नाला सिंचाई योजना, शुरू जलाशय योजना, बुढ़ई जलाशय योजना और राड़ू जलाशय योजना। इन सिंचाई परियोजनाओं पर कुल 1825 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इनके पूरा होने से सरायकेला, कोडरमा, हजारीबाग, जयनगर, गढ़वा, देवघर, मधुपुर, सारठ, रांची और सिल्ली के कई हजार हेक्टेयर खेतों को पानी मिल सकेगा। इन योजनाओं को 3 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। दलहनी फसल उड़द में पीला मोज़ैक रोग के नियंत्रण के लिए मेटासिस्टॉक्स या ट्राइक्लोर दवा से घोल बनाकर छिड़काव करें, जबकि जालीदार अंगमारी रोग के रोकथाम के लिए कार्बेंडाजिम या इंडोफिल M45 नामक दवा से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। उड़द में पीला मोज़ैक रोग होने से पत्तियों में पीली चित्तियां दिखाई देती हैं। इससे पत्तियां छोटी हो जाती हैं, पौधों की सामान्य वृद्धि कम हो जाती है। इस रोग के नियंत्रण के लिए मोटासिस्टॉक्स दवा 1 मिलीलीटर या ट्राइक्योर 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें, जबकि जालीदार अंगमारी रोग के रोकथाम के लिए कार्बेंडाजिम आधा किलोग्राम या इंडोफिल M45 2 किलोग्राम प्रति 1000 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। जो किसान बरसात में सब्जी फसल भिंडी की खेती करना चाहते हैं, वो अगस्त तक फसल लगाने का काम पूरा कर लें। इस मौसम में भिंडी से अधिकाधिक उपज प्राप्त करने के लिए परभनी क्रांति, पूसा A4, अर्का अनामिका, वर्षा उपहार, सोनल या सारिका लगाएं। भिंडी की सामान्य किस्मों की बुआई में कतारों के बीच 50 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 25 सेंटीमीटर की दूरी रखें। संकर किस्मों में भी यही दूरी रखें। अच्छी उपज के लिए सामान्य किस्मों में परभनी क्रांति, पूसा A4, अर्का अनामिका या वर्षा उपहार लगाएं, जबकि संकर किस्मों में सोनल या सारिका लगा सकते हैं। सामान्य किस्मों की उपज क्षमता 150 से 200 क्विंटल और संकर किस्मों की उपज क्षमता 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। ग्राउंडनट फली स्ट्रीपर उस कृषि यंत्र का नाम है जिसकी सहायता से किसान मूंगफली के पौधों से फली निकालने का काम कर सकते हैं। इस यंत्र से पारंपरिक विधि से फली निकालने की तुलना में 40% मजदूरी की बचत और 30% समय की बचत होती है।
आइए जानते हैं आज के लिए क्या है कृषि विशेषज्ञ की सलाह। किसान भाइयों, अगले कुछ दिनों में अच्छी बारिश की संभावना है, अतः मध्यम और निचली जमीन में वर्षा जल के संग्रह का प्रयास करें। धान को छोड़कर अन्य फसलों में जल निकासी की व्यवस्था करें। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। और धनबाद का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1850 रुपए से 2150 रुपए, चावल मध्यम 2350 रुपए से 2750 रुपए, चावल उत्तम 3650 रुपए से 4650 रुपए, गेहूं 1550 रुपए से 1700 रुपए, चना 4550 रुपए से 5200 रुपए, दाल अरहर 9200 रुपए से 10000 रुपए, दाल मसूर 7400 रुपए से 8800 रुपए, दाल चना 5400 रुपए से 6100 रुपए, सरसों तेल 9400 रुपए से 10000 रुपए, चीनी 2550 रुपए से 2650 रुपए, आलू 550 रुपए से 950 रुपए और प्याज 2300 रुपए से 2650 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाइयों, अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसमें आपने कृषि से संबंधित ढेर सारी जानकारियां हासिल की। किसान भाइयों, मौसम का हालचाल जाना और साथ ही मंडी के भाव से भी हमारे किसान भाई अवगत हुए। हाँ, और क्या। तो किसान भाइयों, अब वक्त हो चला है एक छोटे से विराम का, तो आप बने रहिए हमारे कार्यक्रम में। हम तुरंत आते हैं एक छोटे से विराम के बाद। नई तकनीक सभी को अच्छी लगती है। मैंने भी अपने खेत की तैयारी, बुआई, जुताई, गहाई वगैरह के लिए छोटी मशीनें अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदी। मैंने अपने खेतों में मशीन का प्रयोग किया तो काम जल्दी और आसान हो गया। खेती में मशीनों के इस्तेमाल के बाद मुझे मिली भरपूर पैदावार और ज्यादा मुनाफा। छोटी मशीनें तो हमारी अपनी अपनी हैं, लेकिन बड़ी मशीनें हमने समूह बनाकर खरीदी। किसान भाइयों और बहनों, आप भी उन्नत मशीनों और उपकरणों की खरीद पर वित्तीय सहायता का लाभ उठाएं, अपनी आमदनी बढ़ाएं और खुशहाली पाएं। हो गया। मैंने सोच लिया है, मैं तुझे कृषि का इंजीनियर ही बनाऊंगा। नई मशीनें, नए उपकरण आए आपके द्वार, ले लो इनसे अब खूब खुशी और पैदावार। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। और झुमकी बहन, आज हम अपने किसान भाइयों को क्या बताने जा रहे हैं? आज हम बताएंगे कि बहुत से किसान हमारे जो हैं खेती बाड़ी तो करते ही हैं, हाँ, हाँ। लेकिन उसमें बहुत से किसान जो हैं कि पशुपालन का भी काम करते हैं। हाँ। और कुछ किसान भाई तो बकरी पालन भी करते हैं ना। लेकिन अभी बरसात का समय है। बरसात के समय में अक्सर देखा जाता है कि बकरियों में
बहुत सी बीमारियां हो जाती है। बाप रे बाप, इससे तो हमारे किसान भाई को बहुत नुकसान सहना पड़ता है। और ज़्यादातर बरसात के मौसम में तो बीपीआर रोग का बकरियों में ज़्यादा खतरा रहता है। हाँ, तो इस विषय पे जानकारी हमारे विशेषज्ञ तो देंगे ही कि बीपीआर रोग है क्या, हाँ। इसके लक्षण क्या है और इससे कैसे बचा जा सके। तो इसी सब जानकारी को आज हमारे बीच विशेषज्ञ आए हुए हैं, डॉक्टर रविंद्र कुमार जी। आज हम आए हुए हैं बिरसा के प्रांगण में और जानेंगे कि बरसात के मौसम में बकरियों में पीपीआर रोग का बचाव कैसे करें। इस बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के वैज्ञानिक डॉक्टर रविंद्र कुमार। डॉक्टर साहब, अभी बरसात का मौसम आने वाला है और ऐसे में हमारे जो बकरी पालक किसान हैं उनमें पीपीआर एक रोग होती है, वह रोग क्या है और उसके निदान हमारे किसान भाई कैसे करेंगे? जी हाँ, खास करके बकरियों में देखा जाता है कि ये पीपीआर रोग काफ़ी खतरनाक है, इसीलिए इस रोग को बकरियों का प्लेग भी कहते हैं। प्लेग कहने का मतलब है काफ़ी बड़ी संख्या में जो मृत्यु दर होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है इसमें, इस बीमारी के आने से। और ये बीमारी के बारे में जब हम बात करते हैं, पीपीआर बीमारी एक वायरस, मोरबेली वायरस जो होता है उससे ये बीमारी होती है। चूँकि ये विषाणु जनित रोग है इसलिए इसका इलाज भी संभव नहीं है, इसलिए इसका बचाव ही जो है सबसे मुख्य उपाय है। तो पीपीआर के बारे में जानकारी के लिए सबसे पहले कि इसकी पहचान कैसे करेंगे, क्योंकि ये विषाणु जनित रोग है और इसकी पहचान के लिए इसमें जो लक्षण है उसके आधार पर हम लोग पहचान कर सकते हैं। ये 2-3 तरह से ये पीपीआर बीमारी होती है। एक एक्यूट फॉर्म जिसको कहते हैं, एक होता है क्रोनिक फॉर्म। एक्यूट फॉर्म करने का मतलब अचानक बीमारी आएगी और मृत्यु दर जो है वो काफ़ी बढ़ जाती है। दूसरा जो है कि धीरे धीरे जो है उसमें कुछ दिन तक बकरियाँ बीमार रहती है, उसके बाद मृत्यु होने की संभावना होती है। तो इसमें जब लक्षण की बात करते हैं तो ये वायरस जो है कैसे फैलता है, पहले ये जान लें कि किस तरह से ये वायरस जो है एक पशु से दूसरे पशु में ये फैलता है। काफ़ी तेज़ी से ये बीमारी का जो है कि फैलाव होता है। और ये खास करके जो बीमारी होती है मुख्य रूप से बकरियां जब चरने जाती है या जो भी बीमारी से ग्रसित बकरियां हैं उसके मल मूत्र से या फिर नेसल स्राव से या मुंह से जो लार निकलता है उससे जो है बीमारी काफ़ी तेज़ी से फैलती है और दूसरे बकरियों में ये बीमारी जो स्वस्थ बकरियां हैं उसमें भी हो जाती है। पीपीआर जो बीमारी है बकरियों के, इसके पहचान के लिए है कि 2 तरह से इसमें बीमारी के लक्षण आते हैं। एक तो कहते हैं कि निमोनिया, और दूसरा जो होता है कि इसमें जो है कि आंत में ये बीमारी होती है, मतलब आंत में सूजन हो जाता है, जिसके कारण डायरिया और डिसेंट्री ये होता है। तो ये बीमारी का मुख्य जो लक्षण होता है, आप देखेंगे कि जब ये बीमारी का प्रकोप होता है तो जो है कि पशु जो है वो खांसने लगते हैं, नाक से उसका पानी आने लगता है, धीरे धीरे वो गाढ़ा हो जाता है और पूरे देखेंगे उसके नाक में पूरे वो जो है स्राव जो है वो जम जाता है, जिससे कि पशु को सांस लेने में तकलीफ़ होती है और इस कारण से उसमें मृत्यु हो सकती है। तो उसमें देखें कि आंत में सूजन हो जाती है और जिसके कारण जो है कि आंत में सूजन होने के कारण बहुत ज़्यादा जो है डायरिया और डिसेंट्री होता है। इसमें बहुत तेज़ दस्त होता है। शुरू में जो है कि बकरियां जो है पहले तो सुस्त होगी, बीमार होगी, उसके बाद जो है दस्त जो है शुरू हो जाता है। दस्त काफ़ी पतला होता है और दस्त में आप देखेंगे कि म्यूकस और खून का भी अंश जो है वो मिलता है। तो ये सब जो लक्षण है जो उससे हम लोग पहचान कर सकते हैं कि ये जो है पीपीआर बीमारी है। अब इसके रख रखाव और बचाव जो हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो रख रखाव कैसे करेंगे और इस रोग से बचाव कैसे करेंगे, इसके बारे में जानकारी दें। जी हाँ, रख रखाव की यदि बात करते हैं तो मैं बता चुका हूँ कि ये रख रखाव में बकरियों को जो इन्फेक्टेड है, जो बीमार बकरियाँ हैं उससे दूर रखें, उनको मिक्स ना करें। चराने के लिए भी जब देते हैं, खास करके सबसे ज़्यादा जो बीमारी जो फैलता है वो उसके मल से फैलता है, क्योंकि उसमें बड़ी बहुत संख्या में वो विषाणु होते हैं और ख़ास करके बरसात के दिन में जो मल जो है पानी से वो फैल जाता है और वो विषाणु जो है स्वस्थ बकरियां के पेट में जाता है, तो इससे जो है कि बीमारी का प्रकोप तेज़ी से होता है। तो रखरखाव में ये आप ध्यान दें कि चराने के लिए जो सेफ जोन है वहाँ चराने के लिए भेजें और साथ ही साथ जो है कि दूषित जो बीमार बकरियाँ उससे मिलाएं नहीं। दूसरा है बचाव की यदि बात करते हैं तो पहला है कि खास करके बहुत सारे जो बकरी पालक हैं वो इसका टीकाकरण नहीं कराते हैं और चूंकि ये विषाणु जनित रोग है तो टीकाकरण ही इसका मुख्य उपाय है। तो आप टीकाकरण अवश्य करा लें। टीकाकरण के लिए जो है पीपीआर टीका बाज़ार में उपलब्ध है। 1 ml टीका इसमें जो है चमड़े में लगाते हैं। जब बकरियां 3 से 4 माह की उम्र की हो जाए तब 1 ml टीका जो है उसके चमड़े में लगाने से इस बीमारी से उसका बचाव होता है। फिर प्रत्येक साल जो है इसका आप टीकाकरण करते रहें। तो इस तरह से टीकाकरण ही इसका बचाव है। दूसरा है यदि बकरियां का प्रकोप हो गया, इस बीमारी का बकरियों पर प्रकोप हो गया तब क्या करें। तब इसमें जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पीपीआर जो बीमारी है इसमें आपको 70 से 90% तक मोर्टलिटी हो सकता है। बकरियां काफ़ी ज़्यादा मरती है।
लेकिन फिर भी इसको बचाने के लिए आप एंटीबायोटिक और जो सिम्टोमेटिक है, जो लक्षण के आधार पर जो आपको, जैसे दस्त है तो दस्त की दवा दे दें, निमोनिया है तो निमोनिया की दवा दे दें, इसके साथ आप एंटीबायोटिक चलाएं, तो कुछ हद तक कुछ बकरियां को आप बचा सकते हैं। लेकिन फिर भी ये विषाणु जो होता है उसके अगेंस्ट में कोई दवा नहीं है, तो इसलिए उसको बचाने के लिए खास करके जो है कि जो लक्षण के आधार पर डॉक्टर की सलाह लेकर आप इसका इलाज कराएं, और इससे जो है कि आप जो है कुछ हद तक इसमें अपनी बकरियों को बचा सकते हैं। अब चलते चलते हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने बार बार हमारे किसान भाइयों को बताया कि चारागाह वैसी जगह पे होना चाहिए जो दूषित नहीं हो। जी। तो जो किसान भाई हमारे बकरियों को चराने के लिए ले जा रहे हैं, तो उस जगह का मुआयना वह कैसे करेंगे और कैसे जानकारी लेंगे कि यहाँ पे दूषित है? जी, ये पहले तो आपको अपने साथ जो बकरियां हैं उसमें जो भी बीमारियां हैं उसकी टीकाकरण करें। उसके बाद आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि आसपास के गांव में जो है कोई बीमारी फैली है कि नहीं, उसके बारे में पता लगा करके अपनी बकरियों को उस गांव में जाने दें, या उस गांव की बकरियां को अपने गांव में आने दें। दोनों तरह से जो है कि बीमारी का फैलाव फैल सकता है, और दूसरे गांव से कोई आदमी भी आपके यहाँ आ रहे हैं तब भी उससे जो है कि इससे बीमारी का प्रकोप हो सकता है। तो इस तरह से आप जो है कि ध्यान दें कि वैसे उसमें जो बकरियां झुंड में जो चढ़ती है उसमें वैसी कोई बकरियां ना हो जो बीमार हो, या वैसे जगह से नहीं आए हों बकरियां जहां पे बीमारी फैली हो, तभी जो है कि उस तरह से बीमारी से इसका बचाव हो सकता है और बकरियां जो स्वस्थ हो सकती है और इसकी मृत्यु दर को हम काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। किसान भाइयों, आज जो हमारा विषय था कि बरसात के मौसम में बकरियों में पीपीआर रोग का बचाव कैसे करेंगे, तो उम्मीद है कि डॉक्टर साहब ने जो भी जानकारी दी उसका आप लाभ उठाएंगे और अपनी बकरियों में होने वाले इस बीमारी से रोकथाम करेंगे। तो डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, जानकारी तो बहुत अच्छी लगी होगी, खास करके वो जो बकरी पालन का काम करते हैं। जानकारियाँ तो बहुत है किसान भाइयों हमारे पास, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं एक छोटा सा संदेश। अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा, कौन तू फिर आए ना। माँ देखो, बापू हमारे लिए शहर से छतरी लाए हैं, कितनी अच्छी है। हाँ लाडो, अब तू बरसात से बची रहेगी। और ये ले हमारे घर की छतरी, हमारे खेतों की छतरी और हमारे भविष्य की सुरक्षा की छतरी। ये क्या कह रहे हैं आप? अरे भगवान, ये फसल बीमा है। सूखा, बाढ़, आंधी, तूफान या कीड़ों व रोगों से फसल अगर बर्बाद हो जाए तो उस कम फसल की भरपाई सरकार की बीमा योजना द्वारा की जाएगी। बीमा में खर्च कितना आया? बहुत कम। प्रीमियम चुकाने में सरकार से मदद भी मिली। भारत सरकार की फसल बीमा योजनाओं के तहत अधिसूचित खाद्य फसलों जैसे चावल, गेहूं, तिलहन, वार्षिक बागवानी फसल व व्यावसायिक फसलों जैसे गन्ना, कपास आदि और नारियल का फसल बीमा किया जाता है। प्रीमियम चुकाने में सरकार द्वारा वित्तीय सहायता भी दी जाती है। फसल बीमा योजना के लिए संपर्क करें अपने जिला कृषि अधिकारी, कृषि सहकारी समिति या निकटतम बैंक शाखा से। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें किसान कॉल सेंटर के राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर। अरे वाह, क्या छतरी है। फसल बीमा योजना का लाभ उठाएं, भविष्य सुरक्षित करें। किसान भाइयों, अभी बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम में तो हमारे किसान भाई सब्जी की खेती तो आप जरूर करते होंगे, खास करके लत्तेदार सब्जियों की। बिल्कुल सही कहा आपने, हमारे किसान भाई बरसाती लत्तेदार सब्जियों की खेती करते हैं। तो बरसाती लत्तेदार सब्जियों का प्रबंधन कैसे करें कि ज़्यादा से ज़्यादा फसल की प्राप्ति हो सके और किसान भाइयों को ज़्यादा मुनाफा भी हो। और इसी सब बात के बारे में जानकारी दिलवाने के लिए हम आपको ले चलेंगे हमारे बीच जो डॉक्टर आए हुए हैं, डॉक्टर AK सिंह जी। किसान भाइयों, अभी जो है बरसाती लत्तेदार सब्जियों का लगने का समय है और कुछ किसान भाई लगा लिए हैं, तो उसका समसामयिक देखभाल और प्रबंधन कैसे करें, इस विषय पर चर्चा के लिए आज हमारे ICAR प्लांडू के प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर AK सिंह सर साहब मौजूद हैं। नमस्कार किसान भाइयों, जोहार। डॉक्टर साहब, सबसे पहले किसान भाइयों को बताएं कि जो अभी लगाना चाह रहे हैं किसान भाई, बीज लगाना चाह रहे हैं, तो वो क्या प्रबंधन करें, कैसे लगाएं?
देखिए, लतर वाली सब्जियां हमारे झारखंड प्रदेश के किसान भाई बहुत बड़े पैमाने पे करते हैं, और ख़ास तौर से जब हम बारिश के मौसम की बात करते हैं, क्योंकि हमारे प्रदेश में सिंचाई युक्त क्षेत्रफल बहुत ही कम है, मुश्किल से 10 से 12% क्षेत्रों में ही सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं। ऐसे समय में बरसाती में अगर हम लतर वाली सब्जियों की खेती किसान भाई करेंगे तो उनके लिए बहुत ही आर्थिक लाभ का मिलेगा और उनकी अपनी स्थिति भी सुधरेगी। तो हम लोग इसी सब बातों को लेकर के जो बरसात के मौसम में ख़ास तौर से चाहे खीरा की खेती हम करते हैं, लौकी, झींगी, करेला, नेनुआ, कोहड़ा, इन सब की खेती बड़े अच्छे ढंग से हम बरसात के मौसम में कर सकते हैं। बस केवल खरबूजा और तरबूजा जो कि गर्मी के मौसम में जिनकी खेती की जा सकती है, उनको छोड़ करके जितनी भी हमारी लतर वाली सब्जियों का परिवार है, इन सभी की खेती किसान भाई अभी एकदम सही समय चल रहा है, अभी भी बुआई कर सकते हैं। और जो किसान भाई आगात के लिए बुआई कर चुके हैं, उनमें भी देखभाल के बहुत ही आवश्यकता पड़ेगी इस समय। डॉक्टर साहब, सबसे पहले बताएं किसान भाइयों को जो लत्तीदार सब्जी लगा लिए हैं तो वो कैसे प्रबंधन करें, क्या क्या चीज़ पर ध्यान रखें ताकि उनका फसल नुकसान नहीं हो और ज़्यादा से ज़्यादा उपज। देखिए, बरसात के मौसम में तो हम लोग जो भी लतर वाली सब्जी किसान भाई करते हैं, चाहे वो कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं, चाहे दलहन वर्गीय सब्जियां, जो भी सब्जियां करेंगे उनको सहारा देने की बहुत ही ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बरसात के मौसम में बारिश होने से खरपतवार काफ़ी बड़े पैमाने पे निकलते हैं। जब भी हम गर्मी की तरह से किसान भाई लतर को बरसात में भी फैलाने की कोशिश करते हैं तो ढेर सारी बीमारियां स्वतः आ जाती हैं। इसलिए तो अगर हम प्रबंधन की बात करें तो सबसे पहले यही हमारा सलाह किसान भाइयों के लिए, किसान भाई जो ही लतर वाली सब्जियां लगाए हैं, अभी वो बढ़वार वाली अवस्था में होंगी और फूल निकलना शुरू हो गए होंगे, उनमें सहारा देने की व्यवस्था जरूर रखें। सहारा देने से बहुत सारे फफूंद जनित बीमारियां या कीड़े मकोड़े का प्रकोप स्वतः ही अपने आप ही हो जाए। बात करें कि जिनका जो अभी बीज बुआई कर रहे हैं, बुआई करना चाह रहे हैं, तो वो जो है भूमि का मतलब चुनाव कैसे करें, किस तरह का भूमि रखें ताकि उनका फसल। बरसात के मौसम में ऐसी भूमि का चुनाव किसान भाई करें जो कि ऊपरवार जमीन हो, जिसमें कि जल भराव की समस्या ना हो, क्योंकि बारिश कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाने से पूरा फसल बर्बाद हो जाती है। तो ऐसी भूमि जिसमें कि जल निकास की उचित व्यवस्था हो और जीवांश युक्त खाद प्रचुर मात्रा में हो, ऐसी ही भूमि सब्जियों की खेती के लिए, खासतौर से लतर वाले की सब्जियों के लिए हम कहते हैं। जो किसान भाई अभी करना चाह रहे हैं, सबसे पहले हम उनको सलाह देंगे, केचुआ की खाद उपलब्ध है तो बहुत ही अच्छा, नहीं तो सड़ी हुई गोबर की खाद कम से कम 20 टन प्रति हेक्टेयर की दर से 200 कुंटल औसत हम लोग 1 हेक्टेयर में सिफारिश करते हैं डालने के लिए, उसी हिसाब से डालें। और साथ साथ उसमें अगर केचुआ की खाद भी मिलती है तो उसका भी प्रयोग करें। और चूंकि हमारे प्रदेश की मिट्टी अम्लीय है, इसलिए किसान भाइयों को हम लोग चूना डालने की भी सिफारिश करते हैं, ताकि अम्लीयता से उभरा जा सके। और हमारे अम्लीय भूमि में बहुत सारे पोषक तत्व भी जो है उसका सदुपयोग पौधे नहीं कर पाते हैं, तो अम्लीयता को दूर करने के लिए चूना का प्रयोग खेत में कम से कम साल में एक बार जरूर किसान भाइयों को करना चाहिए। डॉक्टर साहब, अब बात करते हैं कि जिनका फसल लगा हुआ है तो और कौन कौन सी बीमारी आता है, कैसे उसका निदान? देखिए, लतर वाली सब्जियों में एक तो पत्तियों में बीमारी आती है, जिससे कि हम लोग पाउडरी मिल्ड्यू नाम से जाना जाता है। मोज़ेक का भी प्रकोप बहुत बड़े पैमाने पर होता है। तो मोज़ेक चूंकि वायरस जनित बीमारी है, इसलिए एक मक्खी के द्वारा एक पौधे से दूसरे पौधे में, एक पत्ते से दूसरे पत्ते में फैलती है। तो उस मक्खी के रोकथाम के हम लोग मोनोक्रोटोफास दवा 1 मिलीलीटर दवा 1 लीटर पानी में घोल बना के किसान भाई छिड़काव करेंगे तो निश्चित रूप से जो पत्तियों में मोज़ेक की बीमारी आती है, पीले पीले रंग की पत्तियों में चकत्ते पड़ जाते हैं, वो नहीं आएगा। और फफूंद जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए डायथेनियम 42 दवा 2 से 2.5 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल बना के किसान भाई छिड़काव करेंगे तो जो भी पर्णीय फफूंद जनित बीमारियां होती हैं उनका नियंत्रण स्वतः होगा और उत्पादन अच्छा मिलेगा। इसके साथ साथ जब भी फल लगने की अवस्था आएगी तो बरसात के मौसम में फल की मक्खी का भी प्रकोप बहुत होता है। और ये फल की मक्खी चाहे खीरा हो, चाहे लौकी हो, चाहे आपका परवल की खेती भी बहुत हो रही हो, सभी में फल में जा कर के फल को सड़ा देती है, अंडे देती है और नुकसान करती है। तो फल मक्खी की रोकथाम के लिए हम लोगों ने एक नोमेट वेट का भी प्रयोग किया है और करीब 10 बाई 10 मीटर में एक फंदा लगाना पड़ता है, जिसमें नर कीट उसमें फंस जाता है। इससे क्या होता है कि हमारे जो फल मक्खी का संख्या नियंत्रित हो जाती है और किसान भाइयों को दवा का छिड़काव, जो हम रासायनिक दवाओं का छिड़काव बहुतायत से करना पड़ता है, उससे भी फायदा होता है और उपज अच्छी मिलती है। डॉक्टर, और कौन कौन सी सावधानियां बरतें ताकि उनका उपज दर बढ़े? देखिए, सबसे पहले तो अभी अगर जो किसान भाई अभी लगाने को सोच रहे होंगे तो उनके लिए हम किस्मों के जरूर बताएंगे, क्योंकि हमारे केंद्र से सब्जियों में, खासतौर से लतर वाले भी सब्जियों में बहुत ही अच्छी किस्में निकली हैं। खीरा में
स्वर्ण पूर्णा बहुत ही अच्छी किस्म है, स्वर्ण नगेती और स्वर्ण शीतल 3 किस्मों का विकास हमने किया है। नेनुआ में स्वर्ण प्रभा बहुत ही अच्छी किस्म है और झिंगी की स्वर्ण मंजरी और स्वर्ण उपहार किस्म। हम लोगों ने सतपुतिया में भी एक किस्म का विकास यहाँ पे किया है। जो किसान भाई झिंगी के अलावा सतपुतिया भी लगाना चाहते हैं उसकी भी खेती इस मौसम में कर सकते हैं। करेला में अर्का हरित बहुत ही अच्छी किस्म है, उसका प्रयोग किसान भाई कर सकते हैं। इस तरह से जितने भी लतर वाली सब्जियों की उन्नत किस्में हैं उसमें बीज हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। जो किसान भाई मेरी बात को सुन रहे होंगे और उनके मन में आ रहा होगा कि हम भी लतर वाली सब्जियों की खेती करें तो बीज जरूर हमारे यहाँ से खरीदें, क्योंकि हमारे बीजों की उत्पादक क्षमता संकर बीज के बराबर के आसपास है और उनका किसानों के खेत में परीक्षण भी हम लोग कर चुके हैं और विश्वसनीयता भी है। किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने लत्तीदार बरसाती लत्तीदार सब्जियों की खेती के बारे में और उसका प्रबंधन के बारे में जो जानकारी दी, अगर आप उन बातों पे अमल करते हैं, किस्मों का चुनाव करते हैं, चूना का प्रयोग करते हैं, तो हम समझते हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाएंगे और खुश रहेंगे। डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार, जोहार। किसान भाइयों, अगर हम छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें तो बड़ी बड़ी परेशानियों से बच सकते हैं। क्यों? हाँ, तो किसान भाइयों हम लोग चलते हैं IMD पुणे। भारतीय मौसम विभाग पुणे से प्राप्त आज का मौसम पूर्वानुमान इस प्रकार है। आकाश में बादल रहेंगे, साथ ही 15 मिलीलीटर बारिश भी हो सकती है। हवा का बहाव दक्षिण से पश्चिम की ओर होगा, जिसकी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। आज का संभावित अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस है। अब मौसम पूर्वानुमान पर आधारित कृषि सलाह। बरसाती सब्जियों जैसे भिंडी, बैंगन, टमाटर, फ्रेंच बीन और मिर्च की शाकीय वृद्धि अवस्था में विभिन्न कीटों के आक्रमण को रोकने के लिए कुंग फू 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। इस मौसम में गर्मी और हवा में मौजूद नमी के चलते पशुओं में होने वाले तनाव को नियंत्रित करने के लिए उन्हें साफ पानी के साथ मिनरल मिक्सचर दें। टाड़ खेत में अरहर की खेती के लिए बिरसा अरहर 1, बहार, ICPH 2671 में से कोई एक उन्नत प्रभेद लगाएं। अब हम लोग का चलने का समय हो गया है। हाँ झुमकी बहन, लेकिन चलते चलते हम अपने किसान भाइयों को बता दें। हमारा पता नोट करें किसान भाइयों। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रपोज द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड रांची, 3 संख्या 834-001। तो हमें दीजिए इजाजत किसान भाइयों। हम फिर मिलेंगे अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार।